हाय एवरीबॉडी। आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी 2022 की ये आंसर की आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चंस को कई कई बार जांचा गया है, देखा गया है कि उनमें कहीं भी कोई भी शक की गुंजाइश ना हो। पूरे प्रश्न पत्र में 2 या 3 जगह पर ऐसा है जहां पर एक से ज्यादा आंसर सही है या वो कंट्रोवर्सी में चले जाएंगे, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। साइकोलॉजी के क्वेश्चंस के आंसर्स को एक बार थोड़ा सा दोबारा कंफर्म कीजिएगा। वैसे तो हमारी कोशिश रही है कि बहुत सटीक आंसर दिए जाएं, संभवतः जो आपका कट ऑफ जाएगा बायोलॉजी के बेसिस पे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है आप लोगों का जीके का प्रश्न पत्र आपने कैसा किया है। बायोलॉजी में अगर आप जनरल कैटेगरीज हैं तो 180 से 210 के बीच का रेंज आपके लिए एक सेफ कैटेगरी है। ओबीसी के लिए भी 180 से 210 ही है। अगर आप एस टी एस सी या दूसरी कैटेगरीज में हैं तो बायोलॉजी के जो नंबर है, ये बायोलॉजी मतलब पेपर 2 के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आपके नंबर 160 के आसपास का प्लस माइनस 10 आप मान के चलिएगा, यानी कि 150 से 170 का रेंज। एक बार सटीकता से इसको चेक करने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में अगर आप अपने अपने मार्क्स लिख सके तो हम लोगों को बहुत आसानी होगी कट ऑफ का अगला वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आप सभी को, बहुत सारा सारा धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुनने के लिए वीडियो खोला और मुझ पर विश्वास किया कि ये आंसर की आपका कुछ जबरदस्त सा मामला करने वाली है। पेपर बहुत मस्त था ओवरऑल, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो। मेरे हिसाब से अगर कोई मुझसे कहे कि 101 से लेके 100 की डिफिकल्टी लेवल को देखा जाए तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल मेरे हिसाब से 80 था। 70 से 80 का डिफिकल्टी लेवल था। 70 से 80 का डिफिकल्टी लेवल अगर कभी मैं कह रहा हूं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके नंबर जो हैं वो 100 से 120 वैल्यू, वैल्यू का मतलब होगा 100 से 120। आपके अगर प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप एक बहुत बहुत अच्छी स्थिति में हैं और इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। प्रश्नों पर हम बात करते हैं कि आपका जो मोटर सेल्स हैं जो अपर एपिडर्मिस में पाई जाती है, जिनको दूसरा नाम बुल्ली फॉर्म सेल्स भी बोलते हैं, बुल्ली फॉर्म सेल्स, ये एक मोनोकोट का कैरेक्टर होता है, ध्यान दीजिएगा। और मोनोकोट यहां पर मुझे सिर्फ मक्का की पत्ती नजर आ रही है और कोई भी नहीं है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ फाइलेरिया, फाइलेरिया किसकी वजह से होता है? वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, जिसकी वजह से एलिफेंटियासिस शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से एक टेक्निक का नाम बताइए जो कि टमाटर की शेल्फ आयु बढ़ाने में काम आती है। फेमस ये टेक्निक है जिसमें आप एक एंजाइम जो कि गैलेक्टोरोनिडेज है उसको एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से रोक देते हैं और टमाटर की जो शेल्फ वैल्यू होती है इतनी हो जाती है कि वो पकता ही नहीं है। फेमस क्वेश्चन है। इनमें से आपको सेल लाइंस के बारे में, मानव भ्रूण के फेफड़ों की फाइब्रोब्लास्ट से प्राप्त कोशिका लाइन यानी कि सेल लाइन, इस बार मैंने कई लोगों से कहा था कि यार मुझे इस बार शक है, चूंकि आपका बायोटेक पीजी लेवल पे चला गया है तो इसमें एनिमल टिश्यू कल्चर से भी प्रश्न आने चाहिए, और वो आ गया। मैंने कई बार लोगों को कहा था और इसका आंसर है MRC5। और इसको हमने हमारा जो स्टडी मटेरियल था उसके अंदर इंक्लूड कर रखा था। ये MRC5 यहाँ पर हमारे स्टडी मटेरियल में था और कई लोगों ने कहा था कि आप एनिमल टिश्यू कल्चर क्यों पढ़ा रहे हो। मैंने कहा मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन आएंगे। खैर, प्रश्न पूछा है 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन, संसार का सारा कार्बन का 70% कहाँ पाया जाता है? यहाँ थोड़ा सा ग्लोबल शब्द के बारे में आप क्लियर कीजिएगा कि इस ग्लोबल में आपके प्लांट को भी आपको इंक्लूड करना है और एनिमल्स को भी इंक्लूड करना है। अगर माइक्रोब को इंक्लूड करना चाहो तो माइक्रोब्स को भी इंक्लूड करना है। फिर आपके दिमाग में आ रहा है एनिमल को क्या करेंगे? भैया शब्द ध्यान रखना, असल में आपको पूरे बायोमास के अंदर पाए जाने वाले कार्बन के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके दिमाग में फिर फटाफट से प्रश्न आएगा, यार फॉरेस्ट होना चाहिए क्योंकि वहां तो खूब सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, लेकिन भैया व्हेल मछली को कौन कंसीडर करेगा, शार्क को कौन कंसीडर करेगा? एक इस प्रश्न को असल में मजे की बात है दो तीन तरीके से पूछा जाता है कि प्रति स्क्वायर मीटर जीपीपी सबसे ज्यादा कहाँ होता है। एक तरह का प्रश्न। सबसे ज्यादा पर स्क्वायर मीटर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ होता है, इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है प्रति स्क्वायर मीटर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो, कहाँ सबसे ज्यादा फिक्स होती है। उन सब के आंसर तो आएंगे फॉरेस्ट, लेकिन यहाँ पर अगर आप मछली, प्लांट, फ्लाइटोप्लैंक्टन वगैरह सबको इंक्लूड कर लोगे तो ये आंसर जाएगा असल में ओशियन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होगा? इट इज ऑलवेज द पायरुवेट, हमेशा पायरुवेट होगा। अगर टेक्सा को एक वर्गीकृत व्यवस्था में आपको जमाना है, सिस्टेमिक अरेंजमेंट में जमाना है, जिसमें कि आप सबसे पहले लिखो फाइलम, फिर आपको नहीं जी भाई क्लास लिखेंगे और ऐसे करते 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 आप नीचे जीनस और स्पीसीज पर चले आओ बीच में ऑर्डर लिखते हुए, तो इसको हायरार्की बोलते हैं। टेक्सोनोमी सिंपल सी बात होती है कि आप क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हो, उसको किस तरह की ग्रुपिंग में कर रहे हो, लेकिन वर्गीकृत व्यवस्था, एक ऑर्डर, आपको सिस्टेमिक अरेंजमेंट करना है।
तो आपको हायरार्की डिसाइड करनी पड़ेगी। प्रश्न है, बैक्टीरिया जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज बाय अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीवों द्वारा संश्लेषित कार्बन अणुओं पर जीवित रहता है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, और वो इन अणुओं पर कार्बन और ऊर्जा दोनों स्रोत के लिए निर्भर रहता है। आपको अगर कभी आपने ध्यान दिया हो तो एक फार्मूला होता है EEC, इलेक्ट्रॉन, एनर्जी और कार्बन। कौन से सोर्सेज हैं, जैसे आप फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ पढ़ते हो, तो फोटो, लिथो, ऑटोट्रॉफ। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई फोटो मतलब एनर्जी, तो एनर्जी कहां से आ रही है, लाइट से। ऑटो, ऑटो मतलब भाई अपने आप, फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहां आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहा है। फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ ये इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही जाता है। उस ईईसी के अकॉर्डिंग अगर आप यहां जाओगे तो सभी चीजों के लिए वो दूसरों पर निर्भर है। आंसर सिर्फ और सिर्फ यही जा सकता है। आपका ये प्रश्न मेरे हिसाब से कंफ्यूजन में और कंट्रोवर्सी में जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोपी के अलावा बाकी सभी से 3D इमेज बन सकती है किसी न किसी रूप में। अगर आप मॉडर्न सारे के सारे रिसर्च पेपर्स देखो तो इसका मैं उत्तर देना नहीं चाहूंगा, मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से 3 उत्तर इसके होने चाहिए। इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनेल में डीएनए उपस्थित ही नहीं है? भैया गोल्जी में कहाँ होता है, कहीं नहीं होता। बाकी 3 लोगों के अंदर आप बात कर सकते हो। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ाया था, लोगों से कहा था इसको रिवाइज करके जाना, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामले में लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते कि हाइड्रोजन अलग से और होता है और 2 अमोनिया बनाने के लिए 16 एटीपी का इस्तेमाल होता है। 16 एटीपी 16 एडीपी में बदलता है। आंसर इसका हमेशा 4 होगा। इनमें से कौन सा वाला पॉलिनेशन इस प्रकार का है जिसमें कि पॉलिनेटर की जरूरत तो है, लेकिन मजे की बात है वो उसी प्लांट के अंदर होती है। तो ये डेफिनेशन बेसिकली जिटोनोगेमी का है। सजातीय पुष्पीकरण, हिंदी से तो आराम से पता लग रहा था इसमें। रेड रस्ट बहुत फेमस चीज है। एल्गी, पैथोजेनिक एल्गी का एक एग्जांपल है सिफेल्यूरोज, अगर आपने कभी नाम सुना हो। सिफेल्यूरोज, सिफेल्यूरोज। और सिफेल्यूरोज एक और अजीबोगरीब बात ध्यान रखना, क्लोरोफाइसी का एग्जांपल है, और क्लोरोफाइसी आपका ग्रीन एल्गी है। ट्रिकी क्वेश्चन था, टिपिकल वाला। एपिथेलियम जो ब्लड वेसल्स की वॉल के अंदर बनती है वो सिंपल स्क्वामोज होती है, शल की उपकला। अगर कोई प्राणी एक प्राणी जो है, इट्स सेक्रीफाइसिंग इट्स ओन रिप्रोडक्टिव प्रिविलेजेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर रिलेटेड इंडिविजुअल। आपको जो कंफ्यूजन था वो इन 2 जगहों पर था, ध्यान दीजिएगा। रेसिप्रोकेशन हो नहीं सकता, सेल्फिशनेस हो नहीं सकती। यूसोशियलिटी में अपना रिप्रोडक्टिव प्रिविलेजेस को सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, और इस तरह की जो चीज होती है ये बर्ड्स के अंदर पाई जाती है। वहां क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं बर्ड्स के। एक सीजन में सपोज एक्स वाले पेयर ने बच्चे पैदा किए, सपोज 3 पेयर हैं, एक्स एक्स पेयर, वाई पेयर, जेड पेयर, इस तरह के 3 पेयर हैं, वो सब ग्रुप में रह रहे हैं। इस सीजन में इस वाले ने अपने बच्चे पैदा किए, तो ये वाई और जेड बच्चे पैदा नहीं करेंगे, वो इन बच्चों को पालेंगे। अगले सीजन में ये वाला जो जोड़ा है ये शांति काटेगा, और ये कहेगा मैं बच्चे पैदा कर रहा हूं, तो ये भी इनको पालेंगे, और ये जो बच्चे जो बड़े हो गए ये भी इनको पालेंगे, और इस तरह से इनका परिवार बढ़ता जाता है। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव ब्रूड। इनमें से कौन सी एक फ्लेक्सिबल लर्निंग नहीं है? इम्प्रिंट हो जाना, आपके दिमाग में छप जाना, और उसके बाद आप सीखते नहीं हो, वो हो गया। जैसे आपके दिमाग में छप गया कि अब तो मुझे स्कूल लेक्चर बनना ही बनना है, इम्प्रिंट हो गया, आपको बचपन में सिखा दिया किसी ने, आप जैसे तैसे उसको करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। स्कूल लेक्चर आप बड़े हुए तब बने थे, ठीक है। हैबिचुएशन एक फ्लेक्सिबल लर्निंग है, आप चेंज कर सकते हो, उसमें हैबिट होती है कि जैसे आपका मोबाइल पे बात करते करते आप व्हीकल चला लेते हो, हैबिचुएशन है। ट्रायल एंड एरर, बड़ी तैयारी कर रहे हो आप, बड़ी भयंकर तरीके से। मैंने कहा कि आ गई क्लासिकल कंडीशनिंग, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ गई, क्लासिकल कंडीशनिंग, चाहे पता नहीं क्या होगा, बट इम्प्रिंटिंग बहुत पहले डिसाइड हो चुका है, इसको आपने फ्लेक्सिबल लर्निंग में नहीं डालोगे। जेनेसियस और एपिपेटलस स्टेमन एक टिपिकल वाला एस्ट्रेसी का कैरेक्टर है, ध्यान दीजिएगा इसको, इट्स ए कैरेक्टर ऑफ एस्ट्रेसी। इनमें से कौन सी फैमिली में लॉडिक्यूल्स, ये एक यूनिक कैरेक्टर है आपकी पोएसी यानी कि ग्रेमिनी फैमिली का। और ये सारे सवाल तो आपको बड़े सरल लगे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से दूसरे सवाल बड़े कठिन थे। मछली के पृष्ठीय पंख पंख चूषक, फेमस एग्जाम्पल तो वैसे इसका रेमोरा फिश है, अगर आपने नाम सुना है, जो कि शार्क के ऊपर चिपकी रहती है, लेकिन यहां पर से हमें देखना था, और ये स्कैट सकर वाली कैटेगरी आ जाती है इसमें कुल मिलाकर, जिसमें कि हम
इसको रे फिन फिस्ट बोलते हैं, रे फिंड फिशेस। प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉजेज, एनिमल बिहेवियर के दो तरीके होते हैं। एक तो आप तुरंत प्रभाव से किस प्रत्यक्ष कारण क्या है किसी चीज का, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज। और अंततः ये किस वजह से इवोल्यूशनरी डेवलप हुआ है, विकास के दौरान ये विकसित क्यों हुआ है, तो उसको बोलते हैं अल्टीमेट कॉज। और ये सब चीजें क्या है, तो दो तरीके हैं कि आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो किस प्रकार का है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर आप किस प्रकार से इंटरप्रीट करने की कोशिश कर रहे हो, किस प्रकार से उस व्यवहार को समझने का प्रयास कर रहे हो, ये उसके बारे में बात करता है। कुल मिलाकर बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो हम एनिमल बिहेवियर का जो पहला वीडियो होता है ना, पहली लाइन वो यही सिखाते हैं। खैर, एंजाइम जो डीएनए को कट करता है, बच्चों से क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इसमें वैसे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। विच एलिमेंट इज रिलेटेड विद द इनपुट डोमेन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल सिस्टम अंडर द सिस्टम अप्रोच ऑफ द एजुकेशन, रिलेटेड विद इनपुट डोमेन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। ये जो ज्यादातर लोगों ने मुझे जवाब दिया है, जो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने करिकुलम कंटेंट जवाब दिया है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से गलत है? कोरोलेट रूट है एल्गल जोन, यस होता है। कोरोलेट रूट आपके साइकस के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर एल्गल जोन होता है और इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है। Cortex is not differentiated in the correlate root, and correlate root show little or no secondary growth। आपको इनकरेक्ट पूछा था और उस हिसाब से आंसर जाएगा मेरा थर्ड, वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ प्रॉपरली होती है, ध्यान दीजिएगा इसको। स्मूथ मसल्स यानी कि चिकनी पेशियां, जो उसके अंदर क्या मामला होता है, अनैच्छिक होती हैं और अनैच्छिक के अलावा नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं। तो अनस्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंटरी, इस पर जाएंगे हम। Which element of the phloem tissue is composed of the dead tissue? It is phloem fiber, जिसको आप bast fiber भी कहते हो। डिग्री ऑफ स्कैटरिंग इन द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज द फंक्शन ऑफ, इसका जो प्रकीर्णन की डिग्री है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? ठीक है। वैसे तो डायरेक्टली लोगों ने इसका जवाब ये दिया होगा, जो कि गलत है। इसमें अति शुद्ध रूप से आंसर होगा नंबर एंड मासेस ऑफ द एटम्स दैट लाइज इन द इलेक्ट्रॉन पाथ। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, हमारे स्टडी मटेरियल में सीधा के सीधा आया था ये। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, जो कि 1987 में आया था। ये जो प्रोटोकॉल था, ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन के ऊपर चिंता जताई गई थी और ये कहा गया था कि भाई ओजोन को डैमेज करने वाली जितनी भी चीजें हैं उसको रोकने के लिए कुछ कीजिए। सीएफसी वगैरह पर नियंत्रण करने की बात की गई थी। और इस पर एक बड़ा प्यारा प्रश्न आगे की तरफ, ओजोन लेयर का डिप्लीशन का जो कैलकुलेट किया जाता है वो किससे किया जाता है? डॉब्सन वैल्यू। खैर, वो आते हैं अभी इसके ऊपर। फिर आपका एक क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन था, एक टेबल थी मेरे मटेरियल के अंदर, उसमें टेबल मैंने कई बार बोला था टेबल याद कर लेना सीधे के सीधे। एविडिन आपके बायोटिन से रिलेटेड होता है, प्रोटीन ए और जी आपके इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड होता है, हिपेरिन आपके कोएगुलेशन फैक्टर्स हो जाता है। तो इस हिसाब से ये जो पूरा का पूरा मामला बनता है, अगर आप इसको चॉइस को मिलाएं, टू ए से 2 बन गया और बी से 4 बन गया, और अपन जाएंगे चॉइस नंबर 2 पे। एक थ्रेटन प्लांट स्पीसीज है इंडिया की, जिसको आप महाविश कहते हैं, महाविश, और ये सिक्किम में पाई जाती है। इट इज एक्ोनिटम फेरोक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ चिक? चिक मतलब एव्स, एव्स के अंदर प्लेसेंटा नहीं होती भैया। क्रॉसिंग ओवर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। वैसे आपको जानकारी दे दूं कि रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर हम ये कहते हैं कि अगर कहीं क्रॉसिंग ओवर होता है तो लिंकेज नहीं हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, उनमें दूरियां होंगी। यहां आपको कुछ बॉटनिकल नेम को मिलाना था, जो कि ग्राउंडनट, एरेकिस हाइपोजिया, फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी, आपका ट्राइगोनेला फिनम ग्रेकम, आपका क्यूमिन ऑटोमेटिकली इससे बन जाता है, गॉसिपियम हर्सुटम हर्बेशियम, ये आपका गॉसिपियम बन गया। तो ए से एस बनाना था, ए से एस बनाया, बी से पी बनाना था, बी से पी बना दिया, आंसर हो गया सेकंड।
कैथेरिन, हमने एक स्पेशल सप्लीमेंट निकाला था जब आप लोगों का नया सिलेबस आया था, तो मैंने कहा था एक नया स्पेशल सप्लीमेंट लो, और उसमें मैंने सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स का एक चैप्टर जोड़ा था, और उसकी पहली लाइन में ये था कि कैल्शियम डिपेंडेंट आपके ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर्स होते हैं कैथेरिन्स, कैथेरिन और इंटीग्रिन, उसके अंदर क्लियरली मेंशन था ये। फंक्शनल मेगास्पोर, जब आपका मेगास्पोर बनता है तो उसमें तीन ऑप्शन आते हैं आपके, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। तो कितनी सेल्स उस एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए एक्चुअली इन्वॉल्व हो रही हैं, उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन होता है कि मेगास्पोर मदर सेल से जो चार प्रोडक्ट बनेंगे उनमें से कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक ही इन्वॉल्व हुआ तो मोनोस्पोरिक, तो ये सारा का सारा मामला क्या होता है, एम्ब्रियो सैक का। बड़ा ट्रिकी सा प्रश्न है जिसमें डीएनए सीक्वेंस के बारे में कहा गया है कि डीएनए सीक्वेंस आपको दी हुई है, उस डीएनए सीक्वेंस से आपको आरएनए बनाना है और उस आरएनए से एंटीसेंस मॉलिक्यूल बनाना है। अगर मैं इसका आरएनए बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा, यू ए यू यू सी सी जी, ये तो बन गया आरएनए। इसका मैं एंटीसेंस बनाऊंगा तो यू के सामने क्या आएगा, ए के सामने क्या आएगा, यू यू ए जी जी सी। ध्यान से देखो तो टी की जगह मैंने यू लगाया और कुछ नहीं किया है, ये बन रहा है। आंसर इज ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज a यूजफुल बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। मैंने एक बार मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे ये क्वेश्चन डाला था, आंसर है इसका लाइकेन। टोटल ग्लोबल कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ध्यान दीजिएगा 1%। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछा है, लोगों ने जल्दबाजी में जिन्होंने जिनकी भी आंसर की है लगा दिया 0.01%, वैसे 0.03 होता है, पर ग्लोबल कार्बन पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछी है। मिडिल लेमिना जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की होती है, और अगर इसमें सवाल आपके कुछ मेटल्स या मिनरल्स के संबंध में होता तब भी आपका आंसर ये पैक्टेट शब्द इस्तेमाल करना चाहिए था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड विद कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल से इसमें कौन सा रिलेटेड नहीं है। इस प्रश्न में सीधी सीधी बात यह है कि आपको एक कम्युनिकेशन साइकिल क्रिएट करना है, तो कहीं से आपका मैसेज आया, मैसेज आपके रिसेप्टर से रिसीव होगा, और फाइनली इसके कंट्रोल के लिए कोई ना कोई तरीका चलेगा। अगर सेल बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, वैसे ये तरीका जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी का, लेकिन मेरा आंसर स्टिल कॉग्निशन होगा, सीख पाना। ठीक है, कम्युनिकेट करना, सीखा है नहीं सीखा वो अलग बात चल जाती है। पेरिडर्म में क्या सम्मिलित है, पेरिडर्म का सिंपल सा फंडा रहेगा कि इसमें आपको तीन तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना आना चाहिए, कि आपको फेलोजन शब्द यूज करना आना चाहिए, कि इसके अंदर फेलोजन होता है, इसके अंदर फेलम होता है, और इसके अंदर फेलोडर्म होता है। फेलोडर्म में आप इंक्लूड करते हो सेकेंडरी कॉर्टेक्स को, फेलम के अंदर आप इंक्लूड करते हो कॉर्क को, और फेलोजन के अंदर आप करते हो कॉर्क कैम्बियम को। अगर इस चॉइस से देखा जाए तो आंसर जा रहा है फोर्थ। रॉड सेल्स में आईज में क्या होता है, रोडोप्सिन, और आपका आयोडोप्सिन किस में होता है, कोन्स में। हम इसके ऊपर जाएंगे। साइंटिस्ट जिसने पहली बार इम्प्रिंटिंग के बारे में बताया था, कॉनरेड लॉरेंज। चार लोगों के नाम याद रखना, सॉरी तीन लोगों के नाम याद रखना, ये तीनों पायनियर्स कहे जाते हैं एनिमल बिहेवियर में, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था। कॉलरॉन फ्रिस ने आपका जो बी डांस है उसके बारे में बताया था, निकोटिन बर्जन ने स्पेशल लर्निंग के बारे में बताया था, कॉनरेड लॉरेंज ने आपका ये इम्प्रिंटिंग वगैरह के बारे में बताया था स्पेशल, और पावलोव ने आपका वो रिफ्लेक्स वाली जो कहानी थी कंडीशनल लर्निंग के बारे में बताया था। लार्वा ऑफ ओबेलिया प्लेनुला होता है, सभी को पता है ये तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल, टीचिंग मॉडल का इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है फोकस और क्रिएशन पे, मैं इस पर प्रत्यक्ष तौर पे कोई उत्तर नहीं दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती। अगर एनिमल डेवलपमेंट या प्लांट डेवलपमेंट किसी में भी जाओ तो क्या चीज इंक्लूड नहीं होती। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एनवायरनमेंट, वातावरण और वंशागति का है। ऑब्वियसली जीन्स डिसाइड करते हैं और आपका सराउंडिंग डिसाइड करती है, बात तो सही है, नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट जनरल से स्पेसिफिक पे जाता है, बिल्कुल जाता है, क्योंकि आप पहले यूनिसेलुलर होते हो, फिर मल्टीसेलुलर होते हो, फिर मछली जैसे हो जाते हो, फिर मेंढक जैसे हो जाते हो, फिर बंदर जैसे हो जाते हो, फिर फाइनली आपका इंसान निकलता है। आई थिंक ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, ऐसा आपने सुना होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब आपके पास बचते हैं दो। डेवलपमेंट को रिलेशनल होता है, संबंधात्मक, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। क्या ऐसा होता है कि हाँ
कंपनसेटरी कभी नहीं होता। मैं मर जाता हूँ, तू जी जा, तू मर जा, मैं मर जाऊं तो मैं जी जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप आंसर जाओगे थर्ड चॉइस पर। दिस इज योर आंसर। मोनार्क और वाइसरॉय बटरफ्लाई फेमस एग्जांपल है, 12th क्लास से आप पढ़ रहे हो, मिमिक्री के संबंध में ये सारा का सारा होता है। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के जितने भी नाम होते हैं, चाहे आप बाम एच वन लो, चाहे आप इको आर वन लो, इस तरह के जितने भी नाम होते हैं ना, उनमें एक तरीका होता है। पहला जो दो टर्म होती है वो जीनस और स्पेस को निर्धारित करती है, ये इसके प्लाज्मिड के बारे में आपको जानकारी देती है, और ये उसका सब टाइप होता है। लोगों ने जस्ट जल्दी जल्दी में ये बड़ा लगाया है, इसको करो क्रॉस, ये आंसर नहीं हो सकता ऑब्वियसली, इतना आसान आंसर क्वेश्चन तो नहीं हो सकता ना। फिर आपने कुछ लोगों ने रट्टा मार रखा था कि कुछ 13 होता है, वो Y13 होता है, 1 होता है, ये होता है, कुछ लोगों ने इसको लगाया, ये भी आंसर गलत था। आंसर इसका है ये वाला, इट इज RY13। जो आई होता है या 1 होता है वो बेसिकली रोमन में लिखा हुआ है और उसके सब टाइप को डिनोट करता है, तो ये हो ही नहीं सकता था। खैर, the primary strategy of for appearing in the potentially aggressive individual or partner for presenting food, प्राथमिक रणनीति इसमें संभावित रूप से आक्रामक साथी, यानी कि मेरी मीटिंग किसी से हो रही है और वो बगल में कोई और यू नो उस अपने साथी से मीटिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भोजन प्रस्तुत करके उसको लुभाने का प्रयास करता है, तो खाना ले ले यार, आगे बढ़। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉर्टशिप फीडिंग। एनिमल बिहेवियर का एक यूनिक केस है। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफिन फॉलिकल चेंजेस इनटू, ग्राफिन फॉलिकल से क्या बनता है, पहले कार्पस कैलोजम बनता है, और कार्पस एट्रीसिया क्या होता है, वो जो ओव्यूल निकल जाता है ना, तो वो जो स्कैर क्रिएट होता है ओवरी के ऊपर, उस कार्पस एट्रीसिया। एल्बिकेन्स जब वो पूरी तरह से डिजेनरेट कर जाता है, और सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, कार्पस कैलोजम आपके ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो दोनों को जोड़ता है, और कार्पस ल्यूटियम वो चीज होती है जो कि अपने 16वें 17वें दिन से लेकर 25 से 26 दिन तक चलती है और सारे हॉर्मोन्स वगैरह रिलीज करती है। कार्पस ल्यूटियम, कैलोजम होता है राइट और लेफ्ट को जोड़ने वाला। कार्पस कैलोजम जो कि आपका मैमल का एक यूनिक कैरेक्टर है कि दोनों ब्रेन्स में हम लोग कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। कॉल से कॉलेजनिक के अनुसार एज रेंज जो एडोलिसेंस की होनी चाहिए वो होती है आपकी 12 से लेकर 14वां साल। इनमें से कौन सा चिंतन का प्रकार जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है? आपका थिंकिंग इज रिलेटेड विद द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ द जीन पियाजे। जो सबसे बढ़िया इसमें आंसर था जो मुझे बताया गया है वो सेंसरी मोटर स्टेज है। सेंसरी मोटर स्टेज आपके बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से लेकर 7, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से लेकर 11, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 से लेकर ओवरऑल तक। इसमें जो बायस्टेट का क्वेश्चन है, इसमें जो सॉल्यूशन निकल के आया है वो आया है ए। क्वेश्चन है बड़ा शानदार सा कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इन्वेजन। इन्वेजन की सही सीक्वेंस आपको डिसाइड करनी है। अगर मैं न्यूडेशन से शुरू करूं, न्यूडेशन के बाद कोई ना कोई माइग्रेट करके आएगा जिसको आप पाइनियर बोलते हो, तो माइग्रेशन सबसे पहले होना चाहिए। माइग्रेशन के बाद उसको अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और उसके बाद वो जाकर एग्रीगेट करेगा। आंसर इज थर्ड। सक्सेशनल का एक नॉर्मल तरीका है, और उसके बाद वो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन के बाद क्लाइमेक्स आएगा, एंड सो ऑन। इनमें से आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालना था जिसमें कि कैरलोस लीनियस ने 24 वर्गों में बांटा था, तो सबको पता है ही सही। और एडिसन को ग्रैंडफादर ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहा जाता है। 2 स्टेटमेंट तो सही है। अब आपको स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी के बारे में ध्यान रखना है। स्पीसीज प्लांटेरम भी कैरोलस लीनियस ने लिखी थी और सिस्टेमा नेचुरी भी कैरोलस लीनियस ने लिखी थी। यहाँ पर वो शायद ये एनिमल्स के बारे में थी और ये प्लांट्स के बारे में थी। आंसर इज फोर्थ। जो गलत स्टेटमेंट निकालना था आपको। ह्यूमस एक डार्क फाइनली डिवाइडेड अमॉर्फस ऑर्गेनिक मैटर होता है। डफ LDF, अगर आपने कभी मेरे मुंह से सुना हो, LDF, ठीक है। लिटर डफ LDH, सॉरी, लिटर डस ह्यूमस, लिटर डफ ह्यूमस। लिटर आपका जो पत्तियां गिरती है, सूखी पत्तियां, पार्शियली डिकम्पोज और कंप्लीटली डिकम्पोज। LDH बड़ा रिदमिक बन रहा है ना, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो पहली ये चॉइस होगी, ये आपका सही है। पोडोसोल हाईली फर्टाइल सॉइल नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली इस सॉइल में सिलिका का मैटर ज्यादा होता है, आयरन होता ही नहीं है। तो सॉइल का तो लेवल तो अच्छा होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट भी ज्यादा होता है, लेकिन फर्टाइल सॉइल्स की कैटेगरी में नहीं डाला जाता है इसको। आंसर इज दिस वन। मोर ह्यूमस, मॉडर ह्यूमस और म्यूल ह्यूमस, ये 3 स्टेजेस होती है, और एक मक होता है चौथा वाला। मक तो बोलते हैं एक्वेटिक ह्यूमस को, और ये 3 स्टेजेस ह्यूमस की होती है।
जिसमें मोर ह्यूमस हाईली एसिडिक होता है, इसमें जीवन नहीं होता। तो ये वाली बात भी सही है और मिसमैच निकालना था। आंसर इज थर्ड। इनमें से कौन से साइकोलॉजिस्ट को आप इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेट नहीं करोगे? पावलोव, ये आपका कंडीशनल रिफ्लेक्स के बारे में था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कैरियर गैस इन द गैस क्रोमेटोग्राफी? किसको यूज किया जाता है? पहले तो हम किसको यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो पहला सूत्र होता है वो ये कि अगर आप कोई चीज क्रोमेटोग्राफी में यूज कर रहे हो तो वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पता लगे आपका मटेरियल बिगड़ गया, नहीं कर सकते। मेथेन को यूज नहीं कर सकते, धमाका होने की संभावना है भाई साहब। और मेथेन भी आपका एक तरह से चूंकि कार्बन अपने आप में आ रहा है उसमें, तो और आपके जो क्रोमेटोग्राफी में ज्यादातर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हो। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कार्बनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। आपके पास चॉइस बचती है हाइड्रोजन, कभी कभार आपको यूज करना है तो नाइट्रोजन यूज कर लो, हीलियम यूज कर लो, आर्गन यूज कर लो। ये चार चीजें मुख्य रूप से इस्तेमाल होती है। आंसर इज थर्ड। एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो पिता हैं, जनक हैं, वो किसके लिए कहा जाता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो पिता होंगे, उसमें जो नाम है वो है मिस्टर थॉर्नडाइक का। पैडी किस पे सबसे अच्छा होगा? जहां पानी खूब सारा होगा, नदियों के किनारे, इसीलिए आपका चावल बहुत सारा उगाया जाता है। सैंडी में मत मत उगाना। साइंस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपको क्लासिफिकेशन करना है, ये तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ ये बचता है आपका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, ध्यान रखना। ऑयल इमर्शन में लेंस का न्यूमेरिकल अपर्चर रूटीन में जो आइडियल कंडीशन है 1.4 है, लेकिन 1 से लेके 1.35 तक कुछ भी हो सकता है, और इसमें 1.4 जा रहा है आपका। इसमें से आपको एनलिडा का सिमेट्री देखनी थी। अगर आप शुरू से शुरू करेंगे तो प्रोटोजोआ एसिमेट्री, आपके सिलेंडेटा रेडियल सिमेट्रिक, टिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री मान लो थोड़ा सा, कई लोग बायरेडियल सिमेट्री बोलते हैं। जो ही आगे गए आपका सिमेट्री बायलेटरल होना शुरू हो जाती है। एनलिडा तक आते आते बायलेटरल सिमेट्री प्रॉपरली आ जाती है। फिर सिलोम, सीडोसिलोम, आपका एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सिलोमेट, तो आपका सिलोम प्रेजेंट है भैया, ठीक है। और सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रॉपरली इसके अंदर एनलिडा में होता ही होता है, ठीक है। कौन सा डज नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? टेलीपैथी थोड़ी करवाओगे यार, जनता हल्ला कर दी टेलीपैथी करवाओगे तो, कि टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चा कमांड दे रहा है टेलीपैथी से। प्रोपाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, इट इज जेबी वॉटसन, फेमस वैज्ञानिक है, ठीक है। ये अपने डीएनए वाले वॉटसन भैया नहीं है, ये ध्यान रखना। Mature proglotid of the tinea, a small rounded chamber formed by the union of the oviduct and the vitelline duct, यानी कि अंडवाहिनी और पीतक वाहिनी की संधि पर एक छोटा गोल कक्ष जो बनता है उसको ऊ टाइप बोलते हैं, ध्यान रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन सिस्टम नहीं है? इट इज ऑलवेज स्टीरियोटाइप इंस्ट्रक्शन, रूढ़िबद्ध अनुदेशन। सेट ऑफ इकोसिस्टम, बहुत फेमस सा क्वेश्चन है कि आपकी पॉपुलेशन, सबसे पहले इंडिविजुअल, मैं इकोलॉजी की शुरुआत वैसे इसी शब्द से करता हूं, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद आपका लैंडस्केप, लैंडस्केप के बाद बायोम, ठीक है। टेक्निकली तो ये क्वेश्चन गलत है, पर ठीक है, अपन इसको बायोम के लो। प्लूरो इकोसिस्टम एक टर्म है, गॉड नोज इस टर्म का मतलब क्या है, पर यहाँ पर अपने पास जो टर्म्स चलती हैं सारी की सारी, कि इकोसिस्टम्स मिलके आपके लैंडस्केप बनते हैं। अब अगर इसको लैंडस्केप को प्लूरो इकोसिस्टम कहना चाहे आरपीसी तो मुझे आइडिया नहीं है, मेरे हिसाब से फिर बायोम बचता है। इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस? नार्सिसिस्टिक होना। नार्सिसिस्टिक मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझसे बड़े को सुंदर तो कोई है ही नहीं, और वाओ हाउ इंटेलिजेंट आई एम, मेरे से बड़ा, मैं तो बहुत प्यारा व्यक्ति हूँ, बस दुनिया ऐसी है, सारी दुनिया खराब है, मैं ही अच्छा हूँ। नार्सिसिज्म बोलते हैं इसको। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डिस्कवरी मिस्टर शेजमा, कार्ल कॉरेंस ने की थी। आंसर इज सेकंड। आपको ओजोन की थिकनेस के बारे में, अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले बोला भी था, ओजोन की थिकनेस के बारे में आपको पता लगाना है कि ओजोन की थिकनेस का मामला है क्या, तो कौन सी यूनिट्स का इस्तेमाल करोगे? डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो ओजोन की मोटाई के बारे में आपको जानकारी देती है। इनमें से कौन सा रिच वाली बायोडाइवर्सिटी वाली जगह होगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यही होती है।
इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, नॉट ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन, टीचिंग, रिलेटिव एजुकेशनल सिस्टम एंड बिहेवियरल, ये कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। इंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी हो सकती है, टीचिंग की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हो सकती है, व्यवहार की कैसे बनाओगे भैया? बायोज्योग्राफिक जोन, अगर आपने पूरा का पूरा ध्यान दिया है तो इस तरह का मामला होता है, जिसमें आप इसको ट्रांस हिमालयन बोलते हो, यहाँ पर एरिड बोलते हो, यहाँ पर डेजर्ट बोलते हो। ये आपका पूरा का पूरा डक्कन प्लेट्यू हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय होगा, यहाँ कोस्टल हो गया, आइलैंड हो गया। इस तरह से कुल मिला के 10 बायोज्योग्राफिक एरिया बनते हैं। टोटीपोटेंट सेल का मामला क्या होता है भैया? जो सब कुछ दे सके उसको टोटीपोटेंट बोलते हैं। प्लूरीपोटेंट जो बहुत कुछ दे सके। इनमें से कौन सा एक एबायोटिक फैक्टर नहीं है? प्लांट एक एबायोटिक फैक्टर नहीं है, बाकी सारे एबायोटिक हैं, अजैविक। दो नेबरिंग सेल है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया। इसके लिए तो थोड़ा सा मुझे समय लेना पड़ेगा कि जो आपका वाटर पोटेंशियल होता है उसके दो हिस्से होते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है -20 और +10, तो कुल मिलाकर वैल्यू आया -10। एक जगह का वाटर पोटेंशियल जिसको मैंने ए बोल देता हूँ। दूसरी जगह का यही वैल्यू आता है, 16 में से चार गए तो ये आता है -12। जितना ज्यादा वाटर पोटेंशियल उतना ज्यादा वाटर कंटेंट, जितना ज्यादा वाटर पोटेंशियल सॉरी जितना ज्यादा वाटर पोटेंशियल उतना ज्यादा वाटर कंटेंट। -10 और -12 में कौन बड़ा? -10 बड़ा। हमेशा पानी ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ जाना चाहेगा, तो ये जो पूरा का पूरा मामला है ए से बी की तरफ, सॉरी ये उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, हाँ ए से बी की तरफ जाएगा। ये वाली ए वाली वैल्यू थी -20 -10 ए, और -16 और ये बी। हाँ, तो ज्यादा ये माइनस वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ता जाता है उसका मतलब उसमें उतना ही ज्यादा सॉल्ट कंटेंट है। और ये -10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ज्यादा वाटर कंटेंट को। तो ये पानी कैसे जाएगा? ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ। आंसर ए हो गया। इनमें से कौन सा वीड किलर, और अच्छे तरीके से बोलूंगा हर्बिसाइड, 2,4-D इज द फेमस थिंग जो कि हर्बिसाइड की तरह इस्तेमाल होती है। ठीक है। यहाँ एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपको अलग अलग तरह के लोगों के नाम दिए हुए हैं, जिसमें कि आपका कैलिगोनम पॉलीगोनोइडिस, जो कि इस तरह का डेजर्ट में पाया जाने वाला प्लांट है। ये आपका हेलोफाइट हेलोफिलिक कंडीशन में पाया जाने वाला प्लांट है। क्रेसा क्रिटिका का नाम है बेसिकली रुदांती जिसको आप बोलते हैं, या रुद्रवती फल। आपका जो बाहिनिया परप्यूरिया है, ये है आपका कचनार। ये वाली चीज हो गई आपका फोग, जो कि रेड डेटा बुक के अंदर भी इंक्लूड किया हुआ है। और खास बात होती है कि ये आपका जो रुद्रांती होता है, ये आपका हेलोफिटिक कंडीशन के अंदर कच्छ से लेकर और बीकानेर तक सब जगह पाया जाता है। ये वाला आपका डेजर्ट कंडीशन में पाया जाता है। तो कैलिगोनम आपका, ये आपका थार में हो गया जो टिपिकल डेजर्ट। ये आपका रुदांती फल हेलोफिटिक कंडीशन में हो गया, और ये आपका रॉकी वाले में हो गया। जरा इसको मिला लेते हैं अपन। हेलोफिटिक कंडीशन सेलाइन लेक C से 1 जाएगा, C से 1 एक में मामला बन गया। और ये 4 वाला जाएगा सैंड ड्यून्स के साथ, A4 और A4, हम इस पे जाएंगे। करेक्ट पेयर देखना था इस पूरे के पूरे मामले में, और इसमें जो सबसे अच्छा आंसर जा रहा है वो जा रहा है मिक्स्ड प्रोटोस्टील, जो कि आपके लाइकोपोडियम सेरुनम में। ये डिटेल बीएससी लेवल की चीज आ गई, ध्यान दीजिएगा। एलन की शीट से काम नहीं चलता है, ये एलन की शीट में नहीं हो सकता हीट चोक प्रोटीन, क्योंकि HSP70 को ड्रोसोफिला से उठा के टोबैको प्लांट में डाला गया था। क्लैम्प कनेक्शन बेसिडियोमाइसिटीज का एक कैरेक्टर है, जो कि साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी को प्रोवाइड कर देता है। यूफोर्बिया के अंदर पाया जाने वाला जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो साइथियम होता है। मिजोगेमी यानी कि आपकी जो पोलन ट्यूब है वो इंटेग्यूमेंट्स में से घुस जाए, कुकुरबिडेसी फैमिली का एक यूनिक कैरेक्टर हो जाता है। इनमें से कौन से वैज्ञानिक का मामला ये था कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वर इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ? वॉन हेलमोंट ने बायोजेनेसिस कहा था, और ये लोग बायोजेनेसिस के बारे में बात कर रहे थे। इन भाई साहब ने पहली बार कहा कि भाई वो आर्क वार्क डेवलप करेंगे तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उससे जीवन बन जाएगा।
इस प्रश्न को लेके कई सारे लोगों को कंफ्यूजन्स हैं कि ये पहली चीज तो मैं आपको क्लियर करूं कि इस प्रश्न में नॉट पूछा था, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। साइलोप्सिडा के अंदर रूट की जगह राइजोइड्स होते हैं, याद रखिएगा, तो ऑब्वियसली हमारा उत्तर तो यही है। लेकिन इसको लेके बड़ा प्रश्न था कि होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों तरह के होते हैं। हाँ, होते हैं। अगर आप लाइकोप्सिडा, जैसे अगर आपने सिंह पढ़ने जेन पढ़ी है, तो लाइकोप्सिडा वगैरह में लाइकोपोडियम पे जाओगे तो वो होमोस्पोरस होता है, और उधर सिलेजिनेला मार्किन सिलेजिनेला पे जाओगे तो वो हेट्रोस्पोरस होता है। बाकी में हमने तो कुछ देखना नहीं, स्पिनोप्सिडा एंथेरोजोइट्स मल्टीफ्लैजिलेट होते ही हैं, और ये आपके फ्रॉन्ड्स सर्सिनेटली कॉइल्ड होते हैं। ये सर्सिनेट कॉइलिंग जो है, इसको किसले विन्यास कहते हैं, कुंडलित किसले विन्यास, ये टेरिडोफाइट का कैरेक्टर है। आंसर इज फर्स्ट। रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की क्या होती है? रिजॉल्विंग पावर, अपन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पर बात करें तो आपका क्या मामला बनता है? 0.61 लैम्डा अपॉन एन ए, ऐसे बात करते हो आप। रिजोल्विंग पावर अगर ये है तो न्यूमेरिकल अपर्चर पे भी डिपेंड करेगी और लैम्डा पर भी डिपेंड करेगी, इन दोनों पर डिपेंड करेगी। आंसर इज थर्ड, दोनों पर निर्भर करेगी। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन, मसल वसल नहीं है ये। आंसर इज सेकंड। इनमें से किसमें फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम होगा? ग्रीन में तो हो ही नहीं सकता ये, बाकी तो भूल जाओ। रेड लाइट सबसे अच्छी होती है, क्योंकि आपका दो लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो इतने नंबर पर ही एब्जॉर्व करेंगे, P680 और P700। बड़ा महत्वपूर्ण मामला हो गया भाई साहब। प्रश्न आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक ऑक्सीजन? इंडोल एसिटिक एसिड नेचुरल है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड नेचुरल है, जी ये भैया तो ऑक्सीजन ही नहीं है, बचा कौन ना? एन, नेफ्थिलीन एसिटिक एसिड। आंसर इज ए। एरिस्टोटल लैंटर्न चबाने की चीज होती है, जो कि 5 इनके सिस्टम होते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई चीज होती है, जो चबाने में काम आएगी सी अर्चिन के केस में। Which of the following is a demerit of angular and frontal system? Dicot are placed before monocote, dicot are placed after monocote, gymnosperm are placed among the dicot, gymnosperm are placed between monocote। अब आपके पास ये बचता है, डाइकोट को पहले रखा है या मोनोकोट को पहले रखा है। खास बात थी कि जो डाइकोट हैं वो मोनोकोट के बाद बाद रखे थे उन्होंने, जबकि इवोल्यूशन कहता है कि मोनोकोट ज्यादा विकसित है। which cannot be can be separated by the isopycnic centrifugation। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है ये, but we'll be going for the third choice। फॉलोइंग एंजाइम इज एसोसिएटेड विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। एक यूनिक केस में आपको बता दूं कि ये जो साहब हैं, ये न सिर्फ ईटीएस में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, बल्कि ये आपका क्रेब्स साइकिल में भी काम करते हैं। तो क्रेब्स साइकिल का अकेला एंजाइम है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, ऐसा भी कहा जाता है इसके लिए। आंसर इज सेकंड। इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है मेंटल हाइजीन का? इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए मेंटल हाइजीन नहीं देते हैं, ठीक है, बीमार ना पड़ जाए बच्चा, इसलिए हाइजीन देते हैं। एसडीएस पेज के संबंध में एक चीज होती है कि एसडीएस पेज में जो भी चीज आप रन करो वो लीनियर होनी चाहिए। लीनियर करने के लिए जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं पहले तोड़े जाएंगे, और उसके बाद उसको डिटर्जेंट के साथ ट्रीट करवा के इक्वी चार्ज कर दिया जाएगा, जिससे कि जो सेपरेशन हो वो मास के बेसिस पे हो। और ये बड़ी फेमस सी चीज है, इन सभी जगहों पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता नहीं क्यों यूज किया है। आंसर ऑटोमेटिकली बन रहा है कि आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा? तो बीटा मरकेप्टो इथेनॉल, बीटा मरकेप्टो इथेनॉल फेमस चीज है। उसके अलावा रिड्यूस ग्लूटेथियोन, डाइथायोथ्रिटॉल्स, बहुत सारी तरह की चीजें हैं। एक जीन है वो कह रहा है मैं दूर किसी दूसरे जीन को जो नॉन एलिलिक कंडीशन पे है वहां जाके कह दूंगा भैया काम मत कर। आंसर क्या होगा? एपिस्टेसिस। अगर ये एलिलिक होता तो आंसर डोमिनेंस जाता, ध्यान दीजिएगा। ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर था कि मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट की हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज वर सेलेक्टेड बाय मेंडल। आप लोगों ने रट्टा खूब मारा है, 7 कैरेक्टर्स यूज किए, 7 कैरेक्टर यूज किए, लेकिन उस 7 कैरेक्टर के पहले एक शब्द और था, कॉन्ट्रास्टिंग, विप्रेसी बोलते हैं शायद, कॉन्ट्रास्टिंग। यानी कि अगर आप लंबा बनाओगे तो बौना बनाओगे, लाल बनाओगे तो सफेद बनाओगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? दुगना मामला हो जाएगा। ध्यान रखना, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज इस्तेमाल की थी, यानी कि वो प्योर लंबे को प्योर बोने से क्रॉस करा दो। ये प्योर लंबा अपने आप में एक वेराइटी है, प्योर बोना अपने आप में एक वेराइटी है, एंड सो ऑन। प्योर राउंडेड, प्योर रिंकल, ऐसे। कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? सेफ्रिन से कनेक्ट स्टेन नहीं करते, एसिटोकार्बाइन से स्टेन करते हैं।
क्रोमेटिन मटेरियल विच रिमेन हाईली कंडेंस्ड को हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं भाई। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम को आप न्यूक्लियोसोम कह सकते हो, क्योंकि क्रोमेटिन के कंडेंस होने से क्रोमोसोम बनता है। क्रोमेटिन की यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोसोम। और इंटरकैलरी पार्ट सैटेलाइट नहीं होते, सैटेलाइट अलग से चीज होती है। सीता माता सेंचुरी बहुत फेमस सेंचुरी, ध्यान रखना, उड़ती गिलहरियों के लिए। ठीक है। नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक इज ड्यू टू, एजिंग ऑफ लेक किसको बोलते हैं? जब उसका यूट्रोफिकेशन हो जाए, उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ता चला जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूजन ऑफ वन न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ट्यूब एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये हंसता हुआ चेहरा बनाओ, ये रानी जी बना दो, ये रानी की दो सखियां हो गई, और ये दो इसकी जुड़वा बहनें हो गई, और एडिशनली, और ये लोग हंस रहे हैं बैठ के यहाँ पर। दूल्हा आया, दूल्हे ने कहा मैं तो अंदर आऊंगा, और दुल्हन ने कहा मेरे तो दो भाई हैं, तो पहले इस भाई की शादी कराओ इससे। तो इस भाई ने शादी कर ली इससे, और इससे बन गया 3x। ये क्या बना रहा है? एंडोस्पर्म। फिर ये बाकी का जो बचा हुआ असली दूल्हा है वो इस राजकुमारी से शादी करेगा, राजकुमारी शादी करेगा तो जायगोट बनेगा। आंसर इज सेकंड। सम एंजाइम्स हैव कोफैक्टर बाउंड टू इट्स प्रोटीन पोर्शन। प्रोटीन पोर्शन, अब प्रोटीन पोर्शन को क्या कहते हैं? जब भी कोई प्रोटीन शब्द आ जाए उसका मतलब एपो होता है, ध्यान रखना। एपो लाइपोप्रोटीन, एपो एंजाइम, एपो एपो, एपो इज ऑलवेज रिलेटेड विद द प्रोटीन। ग्लूटाराल्डिहाइड एक फिक्सेटिव एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इस्तेमाल होता है। बीटी कॉटन वाला जो सारा का सारा मामला है, उसमें क्राइवन जीन्स का मामला होता है, और क्राइवन जीन्स बेसिकली क्रिस्टलाइज प्रोटीन्स होते हैं जो कि लेपिडोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, इनके सब के ऊपर, इनके लार्वा के ऊपर एक्ट करते हैं और कैटायन सेलेक्टिव चैनल्स बना देते हैं जिससे वो मर जाते हैं। कॉटन फाइबर ऑप्टेन, ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था आरपीएससी के। सीड कोट की कवरिंग होती है कॉटन फाइबर। फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट ड्यूरिंग एलजेडपीडीडी, एलजेडपीडीडी, तो यहां पर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। बाइवेलेंट कहां बन जाते हैं? यहां पर। और सिनेप्स कहां शुरू हो जाता है? यहां पर। यहां पर क्या होता है? कायस्मेटा, यहां पर टर्मिनलाइजेशन। आंसर इज जाइगोटीन। टाइप ऑफ स्पेसिमेन सेलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल इन केस ऑफ होलोटाइप इज मिसिंग, अगर मूल प्रति खत्म हो जाए तो किससे काम चलाओगे? लैक्टोटाइप से काम चलाओगे। ये थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न था, टेक्सोनॉमी का अच्छा लेवल बोलता हूं मैं इसको, और इसके लिए हमने जो आपको प्रूफ दिया है वो डेटा हमारे इसमें से लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज एसेंशियल फॉर द फोटो रेस्पिरेशन? फोटो रेस्पिरेशन की 3 स्टेज होती है, काउंट्स पर मिनट, CPM, C फॉर क्लोरोप्लास्ट, P फॉर पेरोक्सिसोम, और M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। पूरा का पूरा फोटो रेस्पिरेशन इस प्रकार से चलता है, और माइटोकॉन्ड्रिया वाली स्टेज पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ऑक्सीजन दो जगहों पर जुड़ती है, यहां पर और यहां पर। इसी स्टेज पर NADH2 भी बनता है, ध्यान दीजिएगा इसको। CPM। क्या चीज सबसे महत्वपूर्ण है? आंसर इस पेरोक्सिसोम, बाकी के लोग लिखे हुए नहीं इसमें। पॉलीसाइफोनिया के जो कार्पोस्पोर्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको भी। कॉकरोच के केस में जो आपका ये सारा मामला होता है, दो लेटरल साइड ऑफ द हेड बिलो द कंपाउंड आई, उसको बोलते हैं जेना। क्लेपियस आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये आपकी कंपाउंड आई। एपिक्रेनियम इसके ऊपर की तरफ यहां पर प्रेजेंट इन प्लेट्स को कहा जाता है, ये आपका क्लाइपियस, और जेना यहां को कहा जाता है। ठीक है। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट? जो इसमें सबसे शानदार बात है वो है यथार्थता, यानी कि आपका रियलिज्म, जो लोगों ने मुझे ओवरऑल आंसर किया है। इनमें से कौन सी शिक्षण और अधिगम सामग्री प्रक्षेपी साधन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती? विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल कम्स अंडर द प्रोजेक्टिव कैटेगरी? इट इज द फिल्म स्ट्रिप्स, बुलेटिन बोर्ड, पोस्टर एंड चार्ट एंड फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल कम्स अंडर द प्रोजेक्टिव कैटेगरी? सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि आप में ज्यादातर लोगों को आता है क्योंकि आप लोग बड़े बीएड धारी हो सभी लोग। फिल्म स्ट्रिप्स अंडर द सुटेबल कंडीशन। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स की जो स्टेजेस होती है वो पहले डिवाइड करती है, और डिवाइड करके वो एग्रीगेट करती है, और एग्रीगेट करने वाली स्टेज को बोलते हैं प्लाज्मोडियल स्टेज। डिक्टियोस्टीलियम डिस्कॉइडम एक फेमस एग्जांपल है इस चीज का।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक अजम्पशन ऑफ द कोऑपरेटिव लर्निंग? इसका जो फेमस आंसर है वो है आपका आंसर नंबर 1, जिसको आप पढ़ेंगे कि यह शिक्षण अधिगम को प्रयोज्य और अध्यापक केंद्रित बनाती है। नहीं है, पूछा था। ठीक है। हाईएस्ट डिग्री कंसंट्रेशन, अगर आप एक्वेटिक फूड चेन में जाओगे तो कहां पर नजर आएगा? जो ट्रॉफिक लेवल लास्ट होता होगा। लास्ट ट्रॉफिक लेवल कौन होगा? सीगुल। वेरी सिंपल। फेओसोम, फेओसोम बेसिकली लाइट रिसेप्टर्स के लिए कहा जाता है, और लाइट रिसेप्टर्स क्या होते हैं? इसके लेंसेज। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योरेशन ऑफ गाइनोशियम बिफोर एंड्रोशियम। प्रोटो, प्रोटो शब्द का मतलब पहले, प्रोटो, प्रोटो एंड्री मतलब एंड्रोशियम, प्रोटोगाइनी मतलब गाइनोशियम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज ऑफ द मसल्स, एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द एक्टिन मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट इज कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अगर आप विश्राम अवस्था में जाते हो तो एक्टिन तंतुओं पर मायोसिन बंद बनाने वाले सक्रिय सेल को ढक के कौन रखता है? ट्रोपोमायोसिन। जब ट्रोपोनिन सी के ऊपर कैल्शियम बाइंड करता है तो वो ट्रोपोमायोसिन को हटवा देता है और कहता है भैया एक्टिन मायोसिन तुम लोग काम करना शुरू करो, मामला बैठेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी? इन्नेट इम्यूनिटी किसको? जन्मजात आप क्या लेके नहीं आए थे? वैक्सीन थोड़ी लेके आए थे, वैक्सीन तो पैदा होने के बाद लगी थी भैया। कौन सा इसमें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन पहले आप जान लें। दो लोगों को प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं, बोन मेरो और आपका थाइमस। बाकी के जितने भी लोग हैं वो आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं, जहां पर लड़ाई झगड़ा चल सकता है। लड़ाई झगड़ा कहाँ कहाँ पर चल सकता है? आपने कहा लिम्फ नोड, स्प्लीन, उसके अलावा गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, GALT। वैसे तो टर्शरी में भी डालते हैं कई लोग, बट यहां पर हमारी जो चॉइस जाएगी वो ये वाली जाएगी। इन लोगों के बारे में आपको बात नहीं करनी है। एज ए पैरासाइट ह्यूमन, इन द ह्यूमन फाइनल एंड फोर्थ माउल्टिंग कहां पर होती है एस्केरिस के केस में? आंसर इज इंटेस्टाइन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हर्बेरियम ऑफ लॉयड बॉटनिकल गार्डन आपका दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग में, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जो NB, जिसको उसको नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट के साथ अटैच कर दिया है, वो लखनऊ में है। ये वाला आपका क्यू में है, और ये आपका हावड़ा में है। हावड़ा और कोलकाता एक ही बात होती है। आंसर इज सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज? एगेरिकस, पक्सिनिया, यूस्टिलेगो। इसमें से आपको मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, और अगर आप सही ढंग से कैलकुलेट करो, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओगे तो 0, 5, देन 11, देन 21, देन 27, 19, सॉरी बीच में 19, 21, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 में एक जोड़ा आपने 12, और 12 का आधा कितना होता है? छठवें नंबर पे कौन आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, छठवें नंबर पे आया 27। आई होप मीडियन निकालना आता आता होगा आपको। ये हमारे स्टडी मटेरियल में अभी मैंने कुछ दिनों पहले, 2 हफ्ते पहले लोगों को दिया था। मैंने कहा जाने से पहले रट्टा मार लेना। ये क्वेश्चन मेरी गट फीलिंग थी कि आएगा, और ये क्वेश्चन आ गया। कि गोल्डन टिप्स किसको बोलते हैं? जो टर्मिनल पर होती है और सबसे महंगी होती है। मजे की बात है ये। जो टर्मिनल बर्ड्स इन द टी प्लांट्स दैट आर कमर्शियली मोस्ट वैल्यूड आर कॉमनली रेफर्ड एज गोल्डन टिप्स। जिन्होंने नोट्स पढ़े होंगे वो तो पता होगा ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। अगर आप क्लाइमेट के संबंध में जाओगे और धरती को ऐसे बनाओगे तो 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और फटाफट से कह दो कि भाई साहब अगर आप 90 की तरफ चले गए तो भयंकर ठंड पड़ेगी, बर्फ ही बर्फ होगी। 45 पे आप खूब शानदार जगह पे समशीतोष्ण जलवायु है, यहाँ पर आपकी उष्ण कटिबंधीय, और यहाँ पर आपके सारे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। तो अक्षांश डिसाइड करता है। ह्यूमन के अंदर एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी। ग्राफियन फॉलिकल से जब कोई चीज लिबरेट होती है तो हम लोग यूजुअली 3-4 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और फाइनली आपका ओवम। एक शब्द यहाँ पर क्लियर रखना कि आपका यहाँ पर M1 होता है, मियोसिस 1, और यहाँ पर M2 होता है। यहाँ पर एक और चीज क्लियर रखना कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये M2 यानी कि मियोसिस कब स्टिमुलेट होता है? जब स्पर्म की एंट्री होने वाली होती है, तब यहाँ पर ओवम प्लस एक अगला वाला पोलर बन जाता है, और यहाँ पर एक बार फिर पोलर बन जाता है। अब प्रश्न आता है कि जो रिलीज होगा वो कब होगा? पहली चीज तो इसके अंदर जो पहली बार अरेस्ट होती है कंडीशन, यानी कि
प्रिमोडियल जर्म सेल से जब आपका बनता है ग्राफिन फॉलिकल वगैरह, तो वो वन प्राइमरी oocyte लेवल पर ही कहीं रहती है, प्राइमरी oocyte के लेवल के ही पहले रहती है अरेस्ट कंडीशन में। इसका प्रोजेस्टेरोन की वजह से बनता है पहले प्राइमरी oocyte, बाद में ये सेकेंडरी oocyte के रूप में ओव्यूलेशन होता है, और M2 कंप्लीट होता है इसका जब M2 मतलब मेयोसिस 2 जब वो स्पर्म एंट्री करता है। तो ये आंसर हमेशा और हमेशा सेकेंडरी oocyte की स्टेज पर जाएगा। चिंपांजी, गिब्बन्स और गोरिल्ला ये सारे के सारे कैटेराइना वाले कैटेगरी में आते हैं, ग्रुप में आते हैं। चिक के केस में कौन सा एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर, आप इसको यूं कहेंगे, एक्सक्रीटा को कौन इकट्ठा करता है? एलेंटॉइस। यॉक से खाने पीने की चीजें, और कोरियन एमनियन इसको बहुत सारी चीजों से बचाना, वाटर प्रेशर मेंटेन करना, इन सब चीजों से रिलेटेड है। मेमल्स के केस में डेंटाइन को कौन सीक्रेट करता है? ओडोंटोब्लास्ट। डेंटोब्लास्ट नाम का कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। ऑस्टियोब्लास्ट आपको बोन्स को बनाती है। कभी भी इनके पीछे क्लास्ट आ जाए ना, क्लास्ट, उसका मतलब डिग्रेड करने वाला हो जाता है। ह्यूमन में ट्राइकस्पिड, सिंपल सा फंडा याद रखना, जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां दरवाजे कम लगाना है। प्रेशर कहां ज्यादा होगा? लेफ्ट के ऊपर। राइट के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा तो 3 दरवाजे लगा दो। आंसर इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। Which of the following lakes in India is the world only floating national park? फ्लोटिंग नेशनल पार्क, मजे की बात है, लोकतक लेक में एक इसको नाम दिया गया है कि इसका बड़ा अजीब सा नाम है, किबुल, KEIBUL, लैमजायो, लैमजायो नेशनल पार्क, द ओनली नेशनल पार्क इन द लोकतक लेक। लोकतक लेक के बारे में एक और चीज याद रखनी है कि सेक्रेड लेक्स में है ये, धार्मिक रूप से इसको रिलेटेड है। मणिपुर के अंदर ये है। ब्लास्टुला फॉर्म्ड इन द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बड़ा ही प्यारा सा आपको याद रखना है। ये कुछ ऐसा मामला होता है जिसमें आप ट्रोफोब्लास्ट वगैरह को डिफाइन करते हो, और ये सारी की सारी कहानी बन जाती है ब्लास्टुला की। ठीक है, इट इज ब्लास्टोसिस्ट। Which of the following is a characteristic not related with the information processing system? ये जो आंसर मुझे दिया गया है उसमें कुछ कंफ्यूजन है, और फोर्थ आंसर इसमें दिया है लोगों ने। आई एम नॉट श्योर फॉर द एजुकेशन साइकोलॉजी, मैं क्लियर कर रहा हूँ इस चीज को। इनमें से कौन सा एक टेक्निक नहीं है फॉर इन सीटू कंजर्वेशन? इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन तो, लेकिन बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन का तरीका नहीं है। वैसे तो ये 3 नाम ऑटोमेटिकली कह रहे हैं कि हम तो इन सीटू वाले ही हैं, जंगल के जंगल है, पर यहाँ चॉइस बॉटनिकल गार्डन भी हो तो सकता है, पर आंसर अपने को ये लेना पड़ेगा, सबसे कम यही होता है। वैसे बॉटनिकल गार्डन घूमने फिरने की जगह होती है, टिपिकल वाली, कंजर्वेशन की स्ट्रेटजी नहीं होती है। पीनियल ग्लैंड आपके मेलेटोनिन को रिलीज करती है, जो कि ये रिलीज रात में होता है। अगर आप बहुत अच्छे से सोते हो, अच्छी नींद लेते हो, तो आपका चेहरा दमकेगा, मुस्कुराओगे आप, थोड़ा मुस्कुरा जाइए। आपके पाई डायग्राम का एरिया ऑफ सर्किल निकालना है तो सिंपल सा पाई आर स्क्वायर, इससे ज्यादा और कोई दिमाग मत लगाना है इसमें। ह्यूमन किडनी में रेनिन कहां से रिलीज होगा? JGA से, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस से, जहां पर मैक्युलर डेंसा के पास ये मामला होता है। ATP यूटिलाइज ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल? शुरुआत में इस्तेमाल हो जाता है जबकि 1,3 बाई PGA बनता है। उसके बाद एक बार फिर इस्तेमाल होता है जब राइबुलोज 5 फास्फेट से राइबुलोज 1,5 बाई फास्फेट बनता है। 2 बार आपका होता है। तो रिडक्शन फेज भी, रिडक्शन फेज और रिजनरेशन फेज दोनों की दोनों फेजेस में इस्तेमाल होता है कहीं ना कहीं। स्पीसीज, मैंने खरगोश की कहानी सुनाई थी, कई बार मैं सुनाता हूँ ये कहानी, मेरे यूट्यूब पे वीडियो भी है इसके, खरगोश की कहानी। तो जहां खरगोश जुड़ा है, खाने पीने को खूब है, ऐश कर रहा है, आराम से बच्चे पैदा कर रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, बहुत, लेकिन छोटा हो गया, तो मामला क्या हो जाता है? आर सेलेक्टेड। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, यानी कि निश्वसन और अंतःश्वसन होना चाहिए था यहाँ पर, ये हिंदी में गलत लिखा हुआ भैया, चैलेंज मत करना, कोई फायदा नहीं, क्योंकि अंग्रेजी वाले को ही मान्य माना जाता है। तो ये क्या चीज होती है? 500 ml का मामला होता है, टाइडल वॉल्यूम। पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल आपके मोनोकोट रूट्स में नजर आएंगे। इनमें से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज होता है? अब यहाँ एक ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इसमें 2 उत्तर सही है। इसमें ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपस, सोमेटोमेमोट्रोपिन्स जो है, जिनको HSC कहा जाता है, दे आर सिंथेसाइज्ड सीक्रेटेड बाय सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट। कई लोग इसको प्लेसेंटा का हिस्सा मानते हैं।
और दूसरा जो है वो है आपका एस्ट्रोजेंस। एस्ट्रोजेंस भी आपके दो मेजर स्टेरॉइड जो आपके प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं वो है आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा में आपके दो उत्तर सही हैं, और चूंकि ज्यादातर लोगों ने इसको ये लगाया होगा तो ये भी सही है। और आपको कोई एडवांटेज मिले तो आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें दोनों उत्तर सही हैं। इसके लिए आपको अगर कुछ प्रूफ चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बीजांड यानी कि ओव्यूल जो है उसमें एम्ब्रियो से एक हॉर्सशू, घोड़े की नाल जैसा हो जाता है। हॉर्सशू शेप मतलब घोड़े की नाल जैसा हो जाता है, और उसमें फिनिकुलस और माइक्रोपाइल एक दूसरे के पास आ जाता है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है घोड़े की नाल। अब जरा घोड़े की नाल देखो, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। कौन सा वाला आंसर जा रहा है? एम्फीट्रोपस। ठीक है। मीन मोड मीडियम में अगर आप जाओगे तो मोड क्या होता है? द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देना है तो हिस्टोग्राम सबसे अच्छा तरीका है इसका। ग्लिसन कैप्सूल, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया। लिवर के अंदर पाया जाता है ग्लिसन कैप्सूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म? जो साइकोलॉजी वाले लोगों ने मुझे बताया है वो पशु निर्मितवाद बताया है, पर उसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन है इसको लेकर, वो आप कंफर्म कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ लर्निंग गिवन बाय द ऑस्बल्स मॉडर्न कॉग्निशन थ्योरी? और इसमें रटकर सीखने को इन्होंने आंसर किया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो मैं जो चाहूंगा वो ये कि आप अपने कमेंट प्लीज जरूर दीजिएगा, जैसे भी आपको लगे, अच्छा बुरा जैसा भी होगा। मैं कोशिश करूंगा इस सब को एक बार फिर आपके साथ लेके आने की, जिस पर मैं लाइव डिस्कशन कर सकूं, जो भी आपको क्वेश्चन लगते हैं।